मैं ज्योति सिंह गौर। आज हम कक्षा 11वीं अध्याय 9 पर्यावरण और धारणीय विकास का भाग 2 लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम पर्यावरण से संबंधित दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण की चर्चा इन दो बिंदुओं के बिना अधूरी है। पहला है हमारा वैश्विक उष्णता अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। आप सभी इसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से परिचित होंगे। और दूसरा है ओजोन अपक्षय, जिसे आप ओजोन परत की क्षति के नाम से भी जान सकते हैं। हमारी पुस्तक में बॉक्स 9.1 वैश्विक उष्णता बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। इसे आज हम देखेंगे। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? प्रायः हम सुनते रहते हैं और हमारे मन में प्रश्न आता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर है क्या? यदि साधारण शब्दों में हम देखें तो पृथ्वी और वायुमंडल के तापमान में जो वृद्धि हो रही है, इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वैश्विक उष्णता पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं। इसमें केवल धरती का तापमान नहीं बढ़ता, बल्कि पृथ्वी पर स्थित जितना जल है उसके औसत तापमान में भी वृद्धि होती है। अर्थात समुद्र के तापमान में भी वृद्धि हो रही है और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? आपके मन में लगता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग आखिर है क्या और क्यों हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो है मनुष्य। ये मनुष्य उत्प्रेरित प्रक्रिया है। मनुष्यों के द्वारा वनों की कटाई तथा जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोल है, इनके जलने से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस आती है। अच्छा, ये दोनों गैस ही मुख्य नहीं है, इसमें और अतिरिक्त है, परंतु आपके लिए सभी का जानना जरूरी नहीं है। मुख्यतः हम क्या मानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये गैसों की विशेषता क्या है? इसके कारण क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? ग्रीन हाउस गैसों की जो विशेषता होती है, इसमें जो गुण होता है, ये गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। ये खुद गर्मी को एब्जॉर्ब करके वातावरण को गर्म करता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसें प्रकृति के जो टेम्परेचर है उसको कैसे बढ़ाती है और ये ग्रीन हाउस गैसेस कैसे बढ़ रही है, इसको हम चित्र से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं औद्योगिक इकाइयां। औद्योगिक इकाइयां कैसे ग्रीन हाउस गैसें बढ़ाती हैं? ये कोयले का, पेट्रोल का उपयोग करती हैं और वातावरण में प्रदूषण फैलाती हैं। ये पेड़ हैं। वनों की कटाई यदि वृक्ष कम हो जाएंगे तो पर्यावरण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाएगी। इसके अतिरिक्त है पशुओं की अधिक संख्या। पशुओं की अधिक संख्या, पशु क्या करेंगे? वृक्षों की संख्या को कम करेंगे, पेड़ पौधे पत्तियां खाएंगे और पशुओं के अवशिष्ट से मीथेन गैस निकलती है। ये भी एक बहुत बड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण है। इसके बाद है जो मृत शरीर है और जो कचरा है, ये भी ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाता है। प्रकृति में ग्रीन हाउस गैसें हमेशा होती हैं। आपको लग रहा होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती, परंतु प्रकृति में हमेशा ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों के बिना धरती में जीवन संभव नहीं है। यदि ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो क्या होता? यदि ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री होता, अर्थात पृथ्वी में जल, वनस्पति और जीवन संभव नहीं होता। तो हमारे जीवन के लिए ग्रीन हाउस गैसेस बहुत आवश्यक हैं। अब ये कैसे काम करती हैं, इसको हम चित्र से समझ लेते हैं। क्यों आवश्यक है, इसका काम क्या है, वो हम चित्र से देखते हैं। ये सूर्य है। सूर्य की रोशनी धरती पर आती है। धरती से ये सूर्य की रोशनी से धरती क्या हो जाएगी? गर्म हो जाती है और ये गर्मी लेकर वापस विकिरण से गर्मी वापस स्पेस में चली जाती है। परंतु ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये गर्मी को सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो ये जितनी गर्मी
सूर्य से मिलती है उतनी पूरी गर्मी इस स्पेस में वापस नहीं जाती, बल्कि कुछ गर्मी को ग्रीन हाउस गैसेस अवशोषित करके हमारे आसपास के वायुमंडल को गर्म रखती है। इस तरह से कुछ गर्मी धरती पर रह जाती है और शेष गर्मी जो बचती थोड़ी गर्मी है वो स्पेस में वापस चली जाती है। यहाँ ये आपको पृथ्वी के बाहर जो ग्रीन हाउस की एक चादर दिख रही है, इसको और सरल उसमें समझ लीजिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बाहर ये एक चादर है। किसकी चादर है? ग्रीन हाउस गैस की चादर है। और यही सूर्य की गर्मी को सोखकर पृथ्वी को हमारे लिए जो आवश्यक गर्मी है उसको बचा कर रखती है। यदि ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती तो जितनी गर्मी हमको सूर्य से प्राप्त होती उतनी पूरी गर्मी वापस स्पेस में चली जाती। तो इस तरह से जो हमारी धरती है पुनः क्या हो जाती? ठंडी हो जाती। तो जो मुख्य हमारे वातावरण पर्यावरण को गर्म रखने का काम करती है वो करती है ग्रीन हाउस गैसेस। अब हमें समझ में आ गया कि ग्रीन हाउस गैसेस बहुत आवश्यक हैं, परंतु अब ग्रीन हाउस से क्यों या क्या समस्या आ रही है? अब हम कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस के कारण ही सब समस्या आ रही है, तो ये क्यों आ रही है? ये समस्या के लिए हम ये चित्र समझते हैं कि मनुष्य की औद्योगिक गतिविधियां और प्रदूषण के कारण ग्रीन हाउस गैसों की संख्या बढ़ गई है। सूर्य की रोशनी हमें पृथ्वी पर आ रही है और यहाँ पर कुछ गर्मी रुक जाना चाहिए और बाकी पूरी गर्मी कहाँ चली जाती है? वापस स्पेस में। परंतु इस चित्र में आप देखिए कुछ अंतर नजर आ रहा है पहले से। यहाँ पर ग्रीन हाउस की पतली पट्टी है, यानी एक चादर है, जबकि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का एक मोटा कंबल बन गया है। कंबल मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ। कंबल का मतलब है यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो गई हैं। जब ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो जाएंगी तो सूर्य की जो गर्मी धरती में आएगी तो अब ये ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब कर लेगी और स्पेस में देखिए यहाँ ये पतला दिख रहा है, लेस हीट, यानी बाहर धरती के बाहर स्पेस में कम गर्मी वापस कर रही है। ज्यादा गर्मी कहाँ रह जा रही है? धरती के वायुमंडल में। इस तरह से आप सीधे दोनों में अंतर कर सकते हैं चित्र में कि यहाँ एक पतला चादर है जो हमको पर्याप्त गर्म रखता है, जबकि यहाँ पर एक मोटा कंबल है। ये कंबल धरती के वातावरण को गर्म कर रहा है, जिसके कारण से हमको इतनी परेशानियां या हमारा वायुमंडल दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। आप दोनों चित्र को में अंतर करके स्पष्ट समझ लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए जरूरी हैं, परंतु यदि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस अधिक हो जाएंगी तो ये हमारे वातावरण के तापमान को बढ़ा देंगी। ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इंडिकेटर हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आओ चित्र से हम समझ लेंगे इसको भी। देखिए यहाँ पे ग्लेशियर पिघल रहा है, बर्फ पिघल जा रही है गर्मी के कारण, और ये जो समुद्र में ग्लेशियर होते हैं बड़े बड़े पहाड़ के रूप में होते हैं जो हमको शुद्ध पानी देते हैं, ये भी गर्मी की वजह से पिघल के और छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में समुद्र में तैर रहे हैं। जबकि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, यानी आर्द्रता में बढ़ रही है, क्योंकि गर्मी बढ़ जाएगी तो ह्यूमिडिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। धरती का तापमान भी बढ़ जाएगा, समुद्र का तापमान भी बढ़ जाएगा, और चूंकि ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो पानी समुद्र में बढ़ जाएगा, तो सी लेवल यानी समुद्र तल की ऊंचाई भी बढ़ जाएगी। इस तरह से हमने देखा कि जितना बर्फ है और ग्लेशियर है वो कम हो रहा है और धरती और समुद्र के तापमान में वृद्धि हो रही है। पिछली शताब्दी में वायुमंडलीय तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस या 1.1 फ़ारेनहीट में वृद्धि हो गई। तापमान में वृद्धि होने से ध्रुवीय हिम पिघलने लगे और समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ गई। आप इसको चित्र एक आयरलैंड से बहुत अच्छा चित्र दिया था, इसलिए मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं ये चित्र। आयरलैंड दिया है, यहाँ सब घूमने जाते हैं, एक छोटा टापू है। ये देखिए ये पूरे परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं। समुद्र का तापमान बढ़ रहा है तो बर्फ पिघल रही है, तो पानी का लेवल देखिए धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। देखिए ये देखिए ये पूरा टापू डूब गया। तो ये जो परिवर्तन है ये आपको 1 साल या 2 साल में नजर नहीं आएंगे, लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिक है, भूवैज्ञानिक है, वो 10 साल 15 साल का अध्ययन करते हैं, वो धीरे धीरे वो परिवर्तन देख पा रहे हैं कि जो समुद्र तल नीचे था धीरे धीरे समुद्र तल की ऊंचाई गर्मी की वजह से
बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से बहुत सारे जो तटीय क्षेत्र है, तटीय जमीन है, वो भी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारा हमारा नुकसान है इसकी वजह से। आपने देखा कि ग्रीन हाउस गैसें जीवन के लिए आवश्यक हैं, परंतु अधिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से संपूर्ण विश्व अब बहुत चिंतित हो गया है। 1997 में क्योटो जापान में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के लिए हुआ था, जिसमें अनेक अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए और सभी देशों ने निर्णय लिया कि ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है वो अब कम से कम करेंगे। हमारी पुस्तक में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु दिया है ओजोन अपक्षय। आप अपनी स्कूल की परीक्षा से लेके कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे, सभी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पृथ्वी ने हमें अनेक प्रकार के सुरक्षा कवच दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण है ओजोन लेयर। पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल में यदि लगभग 10 किलोमीटर के ऊपर समतापमंडल होता है, यहाँ पर ये ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें हैं, इनसे हमारे पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ओजोन लेयर सोना चांदी लोहे की बनी नहीं है, ये एक प्रकार की गैस होती है। परंतु यदि ये गैस को नुकसान पहुंचता है और ये गैस की लेयर पतली हो जाती है या इसमें छेद हो जाते हैं, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंच जाएंगी। और यदि ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाएंगी तो ये बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। इससे अल्ट्रावायलेट यूवीबी किरणों से मनुष्य को स्किन कैंसर होता है और समुद्र में जो पादप प्लवक होते हैं, उनका उत्पादन भी कम हो जाता है। ये जलीय जीवों का मुख्य भोजन है। अच्छा, पराबैंगनी किरणों से वृक्षों की वृद्धि भी रुक जाती है। इस प्रकार पूरी धरती को यदि हमें सुरक्षित रखना है तो ये ओजोन लेयर का सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। ओजोन अपक्षय का मतलब क्या होता है? ओजोन अपक्षय का अर्थ होता है कि जब समतापमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? ओजोन अपक्षय। अच्छा, ये क्यों होती है? ये प्रायः क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसों के कारण होती हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ उत्पन्न होती हैं? ज्यादातर यह ठंडा करने वाले उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर है, एसी है या जो फायर ब्रिगेड होता है, इनमें जो गैसें होती हैं उसके माध्यम से क्या निकलता है वायुमंडल में? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये चीजों पर प्रतिबंध लग गया है। अब सीएफसी गैसों का उपयोग इन चीजों में नहीं होता। सीएफसी से किस प्रकार ओजोन को नुकसान पहुंचता है, ये भी हम चित्र से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, ये लकड़ी जल रही है, लकड़ी से कार्बन निकल रहा है, ये भी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। ये सीएफसी गैसें हैं, इससे भी ओजोन परत को नुकसान होता है। ये परिवहन के साधन है, इसके प्रदूषण से भी ओजोन लेयर को भारी नुकसान पहुंचता है। ऐसे ही आप यहाँ देख रहे हैं, ये उद्योग धंधे हैं, इनसे होने वाले प्रदूषण भी हमारे वायुमंडल में जो ओजोन परत है इसको नुकसान पहुंचाता है। तो आप ये जो मुख्य मुख्य कारण हैं, इनको चित्र से देख के समझ रहे हो कि ये चीजें हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। आपने अभी कोरोना के कारण लगभग पूरे विश्व में लॉकडाउन था और लगभग सभी उद्योग और गाड़ियां, परिवहन के साधन बंद थे, जिसके कारण प्रदूषण का जो स्तर है बहुत कम हो गया था। पिछले 5 माह में ओजोन परत में बहुत अधिक सुधार हुआ है। आप चाहें तो नेट पे सर्च कर सकते हैं कि अभी की स्थिति में ओजोन परत में क्या डैमेज है। ये आपके लिए भी एक तरह का काम होगा। आप खुद नेट पे सर्च करके देखिए कि किस तरह से ओजोन परत में सुधार हो गया है। अभी 1979 से 1990 के बीच ओजोन स्तर में 5% की कमी आ गई थी। ओजोन में कमी विश्व भर में चिंता का विषय है। इस कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाना पड़ा था। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है
जिसमें उन पदार्थों के उत्सर्जन को रोकने के लिए नियम बनाए गए जिसमें ओजोन परत को नुकसान पहुंचता था। इसके अंतर्गत जितनी सीएफसी गैसों से उत्पादन होते थे या इन गैसों का उपयोग होता था, इनको चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे बंद किया जा रहा है। अब आप फ्रिज एसी खरीदेंगे तो लगभग सभी में लिखा होगा कि सीएफसी गैस इसमें नहीं है। तो इस तरह से बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि ओजोन परत का कम से कम नुकसान हो। इस प्रकार आज हमने 2 महत्वपूर्ण बिंदु आपसे डिस्कस किए। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं और आप ये दोनों बिंदुओं को समझ लीजिए क्योंकि यह आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी भी है। धन्यवाद।